Hello students, very good morning to all of you. How are you students? I hope all of you are safe at your home with your family and doing your studies regularly. As you know, we already start the lesson 11 water in atmosphere and we read about the water vapors and humidity. In our previous video, we already read the condensation and the dew. So dew में हमने पढ़ा था जब वाटर वेपर है वो कूल डाउन हो जाए और उनका कंडेंसेशन हो जाए एंड वो गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो जो वाटर वेपर्स है वो किसी भी सॉलिड सरफेस पर एक ड्रॉपलेट्स की तरह छोटी छोटी बूंदों की तरह जम जाती है जिन्हें हम ड्यू कहते हैं. सो अनदर कंडेंसेशन फॉर्म इज फ्रॉस्ट. वाटर वेपर्स जब गैस से और लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं तो बन रही है ड्यू. लेकिन जब वाटर वेपर गैशियस फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं तो वो बन जाती है फ्रॉस्ट, जिसे हम हिंदी में पाला भी कहते हैं. थिन आइस की लेयर है वो आपको देखने को मिलेगी ग्रास पर या लीव्स पर, उसे ही फ्रॉस्ट कहा जाता है. फ्रॉस्ट तब बनता है तब ड्यू पॉइंट है आपका वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है. मीन्स माइनस में टेम्परेचर जब चला जाता है 0 डिग्री टेम्परेचर के बाद में जब माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा तो वाटर वेपर है वो गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में ना आके डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, उसे ही कहा जाता है फ्रॉस्ट. और ऐसा तब होता है तब जो एयर है वो बहुत ज्यादा कूल डाउन हो जाए और उसमें जो वाटर वेपर है फिर वो फ्रोजन फॉर्म में दिखेंगे, जिसे फ्रॉस्ट कहा जाता है. नॉर्मली अगर हम अपने नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो जो फ्रॉस्ट है हमें विंटर सीजन में देखने को मिलता है. विंटर सीजन की जो मॉर्निंग होती है उसमें आप देखेंगे कि ग्रास है या लीव्स है उस पर फ्रॉस्ट आपको जमा हुआ दिखाई देता है. आइडल कंडीशंस फॉर फ्रॉस्ट इज सेम एज ड्यू. जो ड्यू बनने के लिए कंडीशन चाहिए थी सेम वही कंडीशन है वो फ्रॉस्ट के लिए भी होती है. बस इसमें जो ड्यू पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जबकि ड्यू बनने के लिए जो ड्यू पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है. मतलब ये माइनस में नहीं होता है, लेकिन मीन्स ड्यू में माइनस में नहीं होता है टेम्परेचर, लेकिन फ्रॉस्ट में जब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तब फ्रॉस्ट बनती है. सो आइडल कंडीशंस में लॉन्ग नाइट्स है वो लॉन्ग होनी चाहिए. जैसे विंटर में लॉन्ग नाइट होती है, अगर जितना ड्यूरेशन होगा नाइट का उतनी ज्यादा नाइट है वो कूल हो पाएगी. नाइट कूल होगी तो उसके साथ जो लगने वाली एयर है उतनी ही ज्यादा कूल होगी और जो वाटर वेपर है वो एक सॉलिड फॉर्म में जमना स्टार्ट कर देंगे. क्लाउडलेस स्काई है वो क्लाउडलेस होना चाहिए. जितना ज्यादा क्लाउडलेस स्काई होगा उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा. इवोपरेशन से वाटर वेपर्स बनेंगी. सो वाटर वेपर्स जब होंगी एयर में तभी फ्रॉस्ट जमेगा. यानी बनने के लिए वाटर वेपर की जरूरत है. तो जितना ज्यादा क्लाउडलेस स्काई होगा उतनी सन जो रेज है वो अर्थ पर आ पाएंगी और उतने ही ज्यादा वाटर वेपर्स बनेंगी. काम एयर मीन्स अर्थ सरफेस पर जो एयर है उसकी स्पीड बहुत धीरे होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, फास्ट मूविंग नहीं होनी चाहिए. तभी वो अर्थ में ज्यादा देर रह पाएगी. अर्थ के कांटेक्ट में ज्यादा देर रहेगी, अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा देर रहेगी एयर, तो एयर भी कूल हो जाएगी. क्योंकि फ्रॉस्ट तभी बनेगा या ड्यू तभी बनेगी जब आपकी जो एयर है वो ठंडी होगी. जब एयर ठंडी हो जाएगी तो उसमें जो वाटर वेपर है वो भी पानी की बूंदों के या फिर बर्फ की जो शीट है उसके रूप में जमना स्टार्ट करेंगे. एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होनी चाहिए. रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब हमने पढ़ा था कल. रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर की क्वांटिटी एयर में क्या है और कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर है. यानी कि जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग कितनी कैपेसिटी अभी वाटर ने एब्जॉर्ब कर रखे हैं वाटर वेपर, उन्हें ही कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो फ्रॉस्ट है वो भी ज्यादा बनेगी. नेक्स्ट कंडेंस्ड फॉर्म इज फॉग एंड मिस्ट. फॉग क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर मास फिल्ड विद वाटर वेपर्स. एक वॉल्यूम ली हमने एयर मास की एंड उसमें वाटर वेपर फिल हो रखे हैं. सडनली डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो अब ये जो वाटर वेपर है ये जो डस्ट पार्टिकल थे उनके चारों ओर कंडेंस्ड होना जमना स्टार्ट कर देंगे. तो ऐसा लगेगा जैसे कि क्लाउड है, वाटर वेपर्स का क्लाउड है
और ये जो प्रोसेस होती है ये एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स में होती है। अगर यही कंडेंसेशन है ये एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स में हो रहा है तो वो क्लाउड ही बन जाते हैं, वाकई में कंडेंसेशन हो जाता है और वो क्लाउड है बहुत बड़े फॉर्म में बन जाते हैं। लेकिन ये एटमॉस्फेयर के बिल्कुल जो लोअर लेयर्स हैं वहां पर बन रहे हैं तो ये कंडेंसेशन इतना ज्यादा नहीं होता कि एक न्यूक्ली के ऊपर बहुत ज्यादा वाटर वेपर चिपक जाए। छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं और उनके चारों ओर छोटे छोटे वाटर वेपर्स हैं, वो उनके सराउंडिंग में स्टक हो जाते हैं। सो उसकी वजह से कंडेंसेशन अराउंड हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके चारों ओर कंडेंसेशन होने लग जाता है एटमॉस्फेयर में। सो क्लाउड लगता है हमें, वाटर वेपर का क्लाउड हमें नजर आता है और हमें जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम विजिबिलिटी होती है। तो कंडेंसेशन कब होता है? जब एयर है कोई भी वो ठंडी हो जाए, लेकिन वो एयर है वो ज्यादा ऊंचाई तक ठंडी नहीं हो पा रही है, अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में वो आई क्योंकि टेम्परेचर कम था इसलिए वो ठंडी हो गई एंड वहां पर जो वाटर वेपर से सेशन स्टार्ट हो गया। दैट्स वाई जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल थे वो किसका काम कर रहे हैं? हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस का। हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस वो होता है, वो सेंटर पॉइंट होता है जिसके चारों ओर वाटर वेपर्स जमा हो सके, चाहे वो वाटर के फॉर्म में वाटर वेपर्स है वो कंडेंस्ड होने लग जाते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस पे, इसलिए विजिबिलिटी हमें कम दिखती है और इसे हिंदी में हम कोहरा कहते हैं। आप सर्दियों में विंटर सीजन में ये एक्सपीरियंस हम देखते हैं कि फॉग हो जाता है, बहुत ज्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है। सो ये किसकी वजह से होती है? जब टेम्परेचर कम है एंड उसमें वाटर वेपर ज्यादा है, उसकी वजह से कंडेंसेशन होने लग जाता है डस्ट पार्टिकल पर, होता है हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस पर एंड बन जाता है फॉग। नेक्स्ट इज मिस्ट। मिस्ट को धुंध भी कहा जाता है। सो लाइट फॉग जहां पर होता है, लाइट फॉग है, कोहरा कम होता है, उसे हम धुंध कहते हैं और ये माउंटेन रीजन में ज्यादा होती है ये फॉग। मतलब वार्म एयर ऊपर उठ रही है एंड वो कोल्ड एयर के कांटेक्ट में जब आती है तो वहां पर बन जाती है मिस्ट, बनती है, कोहरा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो रिवर्स है या लेक्स हैं या कोस्टल रीजन है वहां पर सनराइज जब सूर्योदय होता है, सनसेट जब सूर्य अस्त होता है, उस टाइम पर ये जो मिस्ट है ये देखने को मिलती है वाटर बॉडीज के पास में, वाटर बॉडीज के पास में। इसके अलावा अर्बन एरियाज में एंड इंडस्ट्रियल लोकेशंस में स्मोक के साथ में फॉग जब मिक्स हो जाती है उसे स्मोक कहा जाता है। मतलब स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं एंड फॉग के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, तो ये पोल्यूशन की वजह से होती है, इसे स्मोक कहा जाता है। एंड मिस्ट में ह्यूमिडिटी होती है वो ज्यादा होती है जबकि फॉग में ह्यूमिडिटी कम होती है। विजिबिलिटी की बात करें तो फॉग में विजिबिलिटी 200 मीटर तक होती है, जबकि मिस्ट में जो विजिबिलिटी है वो 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर के बीच में होती है। मतलब ये फॉग है ये बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, जबकि लाइट फॉग जहां पर होता है उसे हम मिस्ट कहते हैं। ये माउंटेन में देखने को मिलती है, वाटर बॉडीज है उनके पास सनसेट एंड सनराइज पर। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में पोल्यूशन की वजह से जब स्मोक है वो फॉग के साथ में मिक्स हो जाता है, यानी स्मोक में जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस है, स्मोक में जो डस्ट पार्टिकल है उनके चारों ओर वाटर वेपर है वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, सो वो बन जाता है स्मोक। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया है टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड के 4 टाइप्स हैं, सो हम इनको एक बार देख लेते हैं। जिस तरह से बुक में रिप्रेजेंट कर रखा है क्लाउड्स को एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज सर्रस क्लाउड्स। सर्रस क्लाउड्स सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं, मतलब 8000 मीटर टू 12,000 मीटर की हाइट पर सर्रस क्लाउड देखने को मिलते हैं। एंड ये थिन होते हैं, बहुत ज्यादा थिन होते हैं एंड डिटेच्ड, टुकड़ों में होते हैं, डिटेच्ड फैले हुए होते हैं। फेदरी अपीयरेंस, ऐसा लगता है जो फेदर्स हैं, फेदर्स होते हैं जो बर्ड्स के, उनकी तरह इनका अपीयरेंस है। ऑलवेज व्हाइट इन कलर, ये व्हाइट कलर के होते हैं। मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं सर्रस क्लाउड्स के बारे में, आप एक्सपीरियंस करेंगे कई बार हमें स्काई में व्हाइट कलर की ऐसा लगता है जिसका ट्रांसपेरेंट सा कोई कपड़ा है और वो उसकी जो लेयर्स हैं वो हैं स्काई में, तो वो वही होते हैं सर्रस क्लाउड्स। मतलब बिल्कुल व्हाइट लेयर्स में देखने को मिलते हैं स्काई में, इनका कोई वैसा अलग से शेप नहीं होता है और ऐसे ही फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट वन इज क्यूमुलस। क्यूमुलस क्लाउड्स हैं वो 4000 मीटर टू 8000 मीटर की हाइट पर मिलते हैं। ये कॉटन वूल की तरह होते हैं, कॉटन बॉल की तरह होते हैं
एंड इनका बेस होता है वो फ्लैट होता है। स्कैटर्ड, ये टुकड़ों में आपको दिखाई देंगे, इधर उधर फैले हुए, एंड पैचेस में भी होते हैं। सो अगर क्यूमुलस क्लाउड में आपको बताऊं तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, इस तरीके से व्हाइट कलर के हमें ऐसा लगता है जैसे कॉटन है, बिल्कुल ब्लू हमारा स्काई और उसमें व्हाइट बहुत ज्यादा एकदम ब्राइट व्हाइट कलर के जो क्लाउड्स हैं, इस तरह से बेस इनका फ्लैट मिलेगा एंड ये कॉटन बॉल की तरह दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कॉटन बॉल्स रखी हुई हैं। सो दिस इज क्यूमुलस क्लाउड्स। नेक्स्ट टाइप इज स्ट्रेटस। स्ट्रेटस मीन्स लेयर। ये जो क्लाउड है ये लेयर में हमें देखने को मिलेंगे एंड कवर लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई। और स्काई में ये ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे पैचेस हैं, मतलब पूरा स्काई हमें कवर्ड दिखेगा। आपने डेजर्ट एरिया देखा है, डेजर्ट एरिया में जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनमें इस तरह से लाइन होती है। सो जब स्काई में भी इस टाइप के क्लाउड्स हैं व्हाइट कलर के, सो इन्हें कहा जाता है स्ट्रेटस, लेयर्ड क्लाउड। और ये बनते कैसे हैं? ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। हीट का लॉस हो गया है, कूल डाउन हो गए हैं वाटर वेपर्स और वो इस तरह से कंडेंस्ड हो गए हैं, तो ये शेप बन गई उनकी। या फिर मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर की जब एयर्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाती है तो उनकी मिक्स होने की वजह से ऐसी शेप के क्लाउड्स बनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्ट्रेटस। बेटा जो क्लाउड्स की शेप मैं आपको बता रही हूँ तो आप रिजेंबल भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम मोस्टली स्काई में ऐसे क्लाउड्स को देखते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम इनको रिजेंबल कर सकते हैं कि कौन से क्लाउड्स की बात हो रही है। सो फोर्थ वन इज निम्बस क्लाउड। निम्बस क्लाउड ब्लैक एंड डार्क ग्रे कलर के होते हैं एंड एट मिडिल लेवल और वेरी मच नियर टू द सरफेस। और ये काफी नीचे होते हैं, सरफेस के बिल्कुल पास में होते हैं। एक्सट्रीमली डेंस एंड ऑपेक टू सनलाइट। ये बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, मतलब इनमें बहुत ज्यादा वाटर वेपर है, उनका कंडेंसेशन हो जाता है। एंड ओपेक, सनलाइट इनमें से क्रॉस नहीं हो सकती, ओपेक होते हैं क्योंकि डेंस बताया, इनमें वाटर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड शेपलेस होते हैं, शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर्स। थिक वेपर मैंने आपको बताया, हम जब रेनफॉल होती है तो हम कहते हैं कि ये जो क्लाउड है ये वहां पर जा रहे हैं तो वहां पर बारिश करेंगे। बिल्कुल ब्लैक हमें क्लाउड दिखते हैं तो ब्लैक क्लाउड हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि अभी बारिश आएगी, इनमें इन क्लाउड्स में पानी भरा हुआ है। तो वही यहाँ पर भी वही चीज मैं बता रही हूँ कि वेपर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। वेपर की क्वांटिटी ज्यादा है तो ज्यादा रेनफॉल करेंगे, तो ये हम जो कहते हैं कि काले बादल आ गए, अभी बारिश आने वाली है, सो उन्हीं वही क्लाउड्स हैं, उनको निम्बस क्लाउड कहा जाता है। अब ये जो क्लाउड है ये मिक्सचर फॉर्म में भी मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक क्लाउड है उसका अलग अलग क्राइटेरिया, उससे ज्यादा वो ऊपर नहीं जा सकता, नहीं, ये मिक्सचर फॉर्म में भी मिलते हैं। सो कैसे हैं ये देखिए, हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स है वो सिरस क्लाउड्स, सीरोस्ट्रेटस क्लाउड एंड सीरोक्यूमुलस। सीरोस्ट्रेटस मतलब स्ट्रेटस एंड क्लाउड्स है उनका कॉम्बिनेशन, एंड सिरस एंड क्यूमुलस क्लाउड्स है उनका कॉम्बिनेशन। इन्हें हाई क्लाउड कहा जाता है और ये 5 to 14 किलोमीटर अर्थ सरफेस से 5 to 14 किलोमीटर की हाइट पर पाए जाते हैं। उसके बाद में मिडिल क्लाउड्स आ जाते हैं, जिन्हें एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस, मतलब स्ट्रेटस एंड क्यूमुलस का मिक्सचर होता है, इन्हें मिडिल क्लाउड कहा जाता है। और ये 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की हाइट पर मिलते हैं अर्थ सरफेस से। एंड लो क्लाउड्स मीन्स जो अर्थ सरफेस से बिल्कुल पास होते हैं, उसमें स्ट्रेटा क्यूमुलस, स्ट्रेटा क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड का मिक्सचर, निम्बस, निम्बोस्ट्रेटस, स्ट्रेटस एंड निम्बस क्लाउड का मिक्सचर, एंड क्यूमुलस एंड निम्बस, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। तो इनका मिक्सचर कहां पर मिलेगा? 2 किलोमीटर की हाइट तक मिलेगा। सो दीज आर कॉल्ड द हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड एंड लो क्लाउड। और हमें इनके नेम लर्न करने होंगे कि हाई क्लाउड्स में कौन से आते हैं, मिडिल में कौन से आते हैं, लो क्लाउड में कौन से क्लाउड आते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो वी हैव टू लर्न, और जो 4 मेन क्लाउड बताए हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेसिपिटेशन। बेटा छोटे क्लासेस में आपको वाटर साइकिल पढ़ाई जाती है, एक तरह से हम यहाँ पर वाटर साइकिल ही पढ़ रहे हैं, बट उसकी स्टडी हम डिटेल में कर रहे हैं। वाटर साइकिल में क्या था कि सबसे पहले सनलाइट है वो किसी वाटर बॉडी पर पड़ती है, उसके बाद में वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, वाटर वेपर्स। तो हमने वाटर वेपर्स पढ़ा है अभी, क्लियर। उसके बाद में वाटर वेपर्स कंडेंस्ड हो जाते हैं तो क्लाउड बन जाते हैं, तो हमने कंडेंसेशन भी पढ़ा है। अब कंडेंसेशन जब 100% हो जाएगा,
एक एयर जितनी ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर सकती है उतनी एब्जॉर्ब कर ली, तो उसकी एक लिमिट थी, एक मतलब इतनी ही वाटर वेपर उसमें आ सकती है। जब ज्यादा वाटर वेपर उसमें बढ़ जाए तो क्या होगा, उस लिमिट से बाहर होगा, तो ये ह्यूमिडिटी यहां से रिलीज होने लगेगी। वो वाटर वेपर है वो वापस से वाटर के फॉर्म में आएंगे, एंड वाटर की फॉर्म में आने के लिए रेनफॉल होगी। इसे क्या क्या कहा है, प्रेसिपिटेशन। तो दिस इज प्रेसिपिटेशन। क्या होता है प्रेसिपिटेशन का मतलब, मॉइस्चर रिलीज हो रही है। मॉइस्चर मीन्स ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, एंड ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर। अब वाटर वेपर रिलीज हो रहा है मतलब छूट रहा है, वो बंध गया था किसमें, क्लाउड्स में बंध गया था। अब क्लाउड्स में बंधने के बाद में उसको आजादी मिल रही है। आजादी मिलने के बाद में वो कहां पर आएगा, जहां पर वो था पहले, अर्थ सरफेस पर आएगा लौट के वापस। तो यही वापस से लौट के आने की प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। नॉर्मली प्रेसिपिटेशन वर्ड है वो यूज किया जाता है किसके लिए, रेनफॉल के लिए यूज किया जाता है, बट जरूरी नहीं है कि रेनफॉल की फॉर्म में ही वो वाटर वेपर जमीन पर आए। वो स्नो, हेल बनके, स्नो बनके भी जमीन पर आ सकते हैं। बड़े स्नो सॉफ्ट आइस बनके आ सकते हैं, या हेल बर्फ के बड़े टुकड़े बनकर वापस आ सकते हैं। सो प्रेसिपिटेशन इसे इसलिए कहते हैं जो वाटर वेपर गया है वो वापस लौट के आएगा। सो लौट के आने को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चले गए, उसके बाद में वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हुए, मतलब टेम्परेचर उनका कम हो गया, अब वो कंडेंस्ड होंगे। अब कंडेंस्ड होने के लिए उन्हें एक सरफेस चाहिए, सरफेस बनेंगे हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जैसे NaCl, जो ओशन में जो साल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है NaCl, उनको मिल गया एक हाइड्रोस्कोपिक सरफेस। अब हाइड्रोस्कोपिक सरफेस के आसपास वो इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने के बाद में वो फॉर्म बड़ी हो जाएगी, देन उसके बाद में और बिग साइज हो जाएगा, एंड देन उसके बाद में पर्टिकुलर क्लाउड्स बन जाएंगे। एंड क्लाउड जब लेडन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा भारी हो गए, उनके अंदर बहुत ज्यादा वाटर आ गया है, अब वो वापस आना स्टार्ट कर देंगे वाटर की फॉर्म में। जब वो वाटर की फॉर्म में आते हैं मीन्स मॉइस्चर है वो रिलीज हो गई है, जो वाटर वेपर पकड़ के रखे थे क्लाउड ने, अब वो आजाद हो गए हैं, फ्री, तो अब वो जमीन पर आ गए हैं। सो ये जो प्रेसिपिटेशन वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज के प्रेसिपिटेशियो वर्ड से लिया गया है, और प्रेसिपिटेशियो का मतलब होता है फॉल डाउन, नीचे गिरना। जब ये वाटर की फॉर्म में आए तो इन्हें रेनफॉल कहते हैं, और जब ये स्नो की फॉर्म में आए तो इन्हें स्नोफॉल कहा जाता है। इस प्रेसिपिटेशन, सो प्रेसिपिटेशन है वो भी डिफरेंट फॉर्म में होता है। एक तो हमने रेनफॉल देखा है कि वाटर की फॉर्म में सीधा वाटर वेपर जमीन पर आ गए, दैट इज कॉल्ड द रेनफॉल। एंड कई बार स्नो की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में भी प्रेसिपिटेशन होता है। सो एक होता है फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है, जब क्रिस्टल है, आइस के जो क्रिस्टल है वो हेक्सागोन शेप में, मतलब 6 साइडेड शेप में जमीन पर आए, उन्हें फ्लेक्स कहा जाता है, फ्लेक्स ऑफ स्नो। तो जो रवे हैं आइस में वो 6 साइडेड हैं, इसलिए इन्हें फ्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट होता है स्लीट स्नोफॉल। स्लीट स्नोफॉल में क्या होता है, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स हैं वो रीफ्रोजन हो गई है, जब मेल्ट हो गई आइस, इसमें क्या होता है कि आइस की फॉर्म में आ रहे हैं प्रेसिपिटेशन, एंड एक लेयर में आने के बाद में यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया है, बढ़ने के बाद में ये मेल्ट होने लग जाते हैं, ये मेल्ट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर नीचे आएंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर कम मिलेगा, तो ये दोबारा से जो मेल्टन फॉर्म में थी दोबारा से फ्रोज हो गई है। सो इसे ही स्लीट कहा जाता है। मतलब एक बार एक लेयर में आइस है वो मेल्ट हो गई है, और मेल्ट होने के बाद दूसरे लेयर में जब वो आई तो वो दोबारा से रीफ्रोजन हो गई है, दैट इज कॉल्ड द स्लीट। एंड नेक्स्ट वन इज हेलफॉल, जिसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। सीरीज ऑफ बॉल्स ऑफ आइस, आइस की जो बॉल्स होती है वो छोटे आपके जो पीनट्स होते हैं उसके साइज से लेकर एक बॉल तक के साइज के हो सकते हैं। तो ये सीरीज होती है आइस की जो बहुत ही स्पीडली जमीन पर गिरती है, इसे कहा जाता है हेलफॉल। वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, दैट इज रेनफॉल। रेनफॉल के टाइप्स हैं आपकी बुक में जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल कब होती है, तब अर्थ का सरफेस बहुत ज्यादा वार्म अप हो गया, बहुत ज्यादा हीट हो गई है, इसमें हॉट हो गई, बहुत ज्यादा हॉट हो गया ये, एंड इसके साथ में जो आने वाली जो विंड है, जब अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आएगी ये विंड, तो ये भी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ, लाइट हो जाता है, इसका वेट कम हो गया है,
क्योंकि ह्यूमिडिटी तो है नहीं, तो ये ऊपर की तरफ उठेगी ये हवा, इसका वेट बहुत कम हो गया है, ऊपर की तरफ ये जाना स्टार्ट करेगी एयर। जब ऊपर ये जाएगी तो ये कूल डाउन हो जाएगी। जब हवा कूल डाउन होगी तो इसमें जो वाटर वेपर है उनका भी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो हवा आ रही है जमीन पर, एंड क्योंकि जो अर्थ सरफेस है बहुत ज्यादा हॉट है, तो ये जो एयर है ये भी हॉट हो गई है, तो ये ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो रही है। और जब ये ऊपर जाने लगती है तो ये कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद में इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, एंड इसमें जो वाटर वेपर है वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं। उसके बाद में क्या आती है? बारिश। इसे क्या कहा जाता है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल कब होती है? जब माउंटेन एरिया में एयर है वो ब्लो होती है। सो दिस विंड क्लाइम अप द माउंटेन, माउंटेन पर क्लाइम अप हो रही है, एंड इसमें मॉइस्चर क्योंकि बहुत ज्यादा है तो ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठ पाती है। ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठ पाएगी तो यहाँ पर क्लाउड बनने लग जाएंगे, क्योंकि इनमें वेपर्स बहुत ज्यादा था। और ये क्योंकि वैली से चल रही तो कूल डाउन भी है, एंड जो वेपर्स क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है तो इसमें वेट बहुत ज्यादा हो जाता है इन विंड्स में। अब वेट होने के बाद में यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन होने से बारिश होती है। अब ये जो रेनफॉल हो रही है ये माउंटेन के एक ही स्लोप पर हो रही है, दूसरे स्लोप पर नहीं हो रही है, क्योंकि विंड का जो इफेक्ट था वो इतने एरिया में था। ये वाला जो एरिया इसे कहेंगे लीवार्ड साइड ऑफ विंड। विंड का लीवार्ड साइड है, मतलब उसके डायरेक्शन में पड़ रहा है, एंड दिस इज विंडवार्ड साइड। सो विंड के डायरेक्शन की वजह से जो माउंटेन है उसका एक रीजन है, वहां पर तो रेनफॉल हो गई है, लेकिन दूसरे जो रीजन है वहां पर रेनफॉल नहीं हो पाई। इसे लीवार्ड साइड कहा जाता है विंड का। एंड जब ये विंड है यहाँ पर रेनफॉल हो गई, उसके बाद में ड्राई हो गई विंड, एंड उसके बाद में वो विंड इधर की साइड आ जाएगी। तो यहाँ ड्राई विंड आ रही है, जबकि यहाँ पर मॉइस्चर लेडन विंड्स थी, जिसकी वजह से एक साइड में बारिश हो गई। इसे कहा जाता है ओरोग्राफिक रेन। क्लियर है? लास्ट वन इज साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। साइक्लोनिक एंड फ्रंटल रेनफॉल कब होती है? जब वार्म एंड कूल एयर है वो एक साथ में मिक्स हो जाएं, स्ट्राइक कर जाए वो, तो बहुत तेज बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स हो गई हैं जो एयर मासेस थी वार्म एंड कोल्ड। सो उसकी वजह से जो वेपर्स हैं वो डायरेक्ट सरफेस पर आ जाते हैं, एंड काफी तेज होती है बारिश। इसे कहा जाता है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। स्टूडेंट्स, हियर वी कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ our NCERT book. So I hope all of you understand them. So revise this topic with the help of notes. So I hope all of you are doing your homework regularly. Friends, pay attention towards your studies. Best of luck. Thank you.